वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम अकेडमी। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है वह होता है अवतल दर्पण, और जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है यह बराबर r/2 इसका संबंध होता है, यह बराबर r/2 होता है। ठीक है। आगे से क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और त्रिज्या r हो तो जो होता है यह बराबर r/2 का संबंध होता है। एंड जो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा इसका, तो करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस में, देखिए यह क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक किया है। यह क्वेश्चन ऐसा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, यह कोई अवतल दर्पण है, तो ऐसा था क्वेश्चन कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो जाती है कहाँ से, फोकस जाती है, कहाँ से, फोकस से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 5 पर है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण होगा। देखिए बराबर आकार का जो प्रतिबिंब बनता है और सीधा वह केवल और समतल में बनता है, एंड जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3 और 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वह किससे संभव है, तो केवल प्रिज्म से ही संभव है, एंड जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फॉर्मूला होता है यह बराबर r/2। ठीक है, यहाँ पर जो r दिया है वह दिया 50 सेंटीमीटर, कहा जाएगा इसका यह हो जाएगा तो 50/2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एंड जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए फार्मूला होता है क्षमता का कि यह बराबर नहीं, जो फार्मूला होता है वह होता है P बराबर 1/f। ठीक है, इसमें 1 मीटर फोकस दूरी दिया है। ठीक है, इसमें भी कह रहा है कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, निगेटिव होती है, और इतना कन्फर्म है कि जो आंसर होगा वह निगेटिव में ही आएगा। अब इसका जो एफ दिया है वह 1 दिया है, तो यह कह जाएगा P बराबर इसका तो 1/-1, इसका P कितना होगा, तो -1d हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, और जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी जो इसकी फोकस दूरी होती है और पॉजिटिव होती है, तो गलती हो गया यहाँ पे, जो यहाँ पे दिया है 1 मीटर फोकस दूरी, तो होता है P बराबर 1/f, यहाँ पर रखेंगे 1/+1 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फोकस दूरी इसकी पॉजिटिव होती है, उतना दिया है, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है, यहाँ हो जाएगा +1 होगा, एंड जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। देखिए जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है और पॉजिटिव होती है, एंड इसका ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम से और एक क्वेश्चन पूछता है अधिकतम से। जब पूछेगा प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो न्यूनतम होता है कांच में, जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगर यह क्वेश्चन पूछ दे कि किसी में अधिकतम होता है, तो होता है निर्वात में। कहाँ होता है, निर्वात में। लेकिन अगर निर्वात नहीं रहेगा ऑप्शन तो क्या मारेंगे आप लोग, वायु को मार देंगे। ठीक है, आगे से क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी इनमें से किसका प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है जल, इसका प्रयोग कर सकते हैं, कांच, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक तो बनता ही है,
हम लोग मीटे का प्रयोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 13 हो रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, याद कर लिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, अब काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, और जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 14 हो रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की बात कर रहा है, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। और देखिए जिसका आंसर दिया है ना वह सेंटीमीटर में दिया है, अगर आंसर मीटर में होता तो हम लोग प्रयोग करते P बराबर, क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, लेकिन यह कब के लिए है, जब फोकस दूरी मीटर में हो या जब फोकस दूरी मीटर में हो, लेकिन जो आंसर आया है ना वो सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे P बराबर 100/f कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब फोकस दूरी, अब देखिए यहाँ पर जो P दिया ना क्षमता वो 4D दिया है, क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे 4 बराबर 100 बटा यहाँ पे कर लेंगे एफ, कहाँ जाएगा यहाँ पे एफ बराबर, तो 100/4 होगा, करोगे कितना आएगा 22 आएगा, लेकिन जो इसका मुख्य आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी। देखिए यहाँ पे बोला है फोकस दूरी का फोकसांतर, उत्तल लेंस का फोकसांतर बोल रहा है, यानी यहाँ पे दिया है एफ, और यहाँ पे जो एफ हो दिया कितना है 50 दिया है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती किस में है, तो पॉजिटिव होती है, तो क्या क्षमता क्या होगा, इसका पी निकाल देना है, तो पी बराबर 1/f, यह दिया सेंटीमीटर में, यहाँ पे कर लेंगे 100/f, एफ दिया है 50, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसका +2 हो जाएगा, और जो इसका ऑप्शन नंबर +2 यानी जो ऑप्शन नंबर इसका डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जो अवतल दर्पण होता है ना उससे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि समतल में बराबर बनता है और उत्तल में छोटा बनता है, लेकिन बड़ा किससे बनता है, तो देखिए अवतल में बड़ा, बराबर और छोटा तीनों बनता है, इसमें कह रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है, हमारा होता है P बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ पर दिया है P 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 1/f, लेकिन जो f जो दिया हुआ सेंटर में दिया है तो यहाँ पे 100 कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा f बराबर 100/2 होगा, यहाँ पे 100/2 करने पर कितना आएगा, तो लगभग 50 आएगा, एंड जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे से क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों में से कोई नहीं, तो जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है ना तो अभिलंब के निकट मुड़ती है, और जब जैसे और तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। और यही क्वेश्चन पूछता है कि जब कांच से हवा में आए, देखिए आगे क्वेश्चन भी आएगा, वो जब विरल से सघन में आए तो अभिलंब के पास मुड़ जाएगी। मान लीजिए कि यह कोई यहाँ पर ऊपर जो है वह विरल माध्यम है और नीचे जो है वह सघन माध्यम है। ठीक है, जो अब मान लीजिए यह अभिलंब है, जब प्रकाश आएगी ना वो अभिलंब के पास से मुड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन वही अगर ऐसा होता है कि ऊपर सघन है और नीचे विरल है, और जब प्रकाश की विरल सघन में जाए, मान लीजिए कि ऊपर क्या है तो सघन है, नीचे का है तो विरल है, तो जब यह मान लीजिए अभिलंब है, जब प्रकाश आएगी ना वो अभिलंब से दूर हट जाएगी ऐसे। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण संभवतः होगा, तो आप तो जो समतल होता है उससे ही बनता है केवल सीधा प्रतिबिंब, और उत्तल से क्या बनता है केवल सीधा ही बनता है, एंड जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लगा होता है, यानी किसका बना होता है? जो बना होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और प्रिज्म। तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस जो 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस त्रिज्या क्या होगी? देखिए फॉर्मूला होता है यह बराबर r/2। इसमें यहाँ पर दिया है वह फोकस जो दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर जाएगा 10 बराबर r/2। तो ये गुणा करते क्या जाएगा यहाँ पर r बराबर, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि कितना होता है वो, तो sin i/sin r होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच एक कोण को कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण, जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो जो बराबर होता है वह v/u होता है। कितना होता है? v/u, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए सूक्ष्मदर्शी कोई भी हो या दूरबीन हो, उसमें हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन दिया है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है उत्तल लेंस उससे क्या जो होता है अवतल लेंस उससे क्या बनता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे से क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, देखिए उत्तल लेंस जो बना होता है ना वो ऐसे होता है उत्तल लेंस, और इसके बीच का भाग क्या है? मोटा है, और किनारे का भाग क्या है? पतला है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? देखिए जब हम उत्तल लेंस के पास दो होता है मुख्य फोकस, पता होगा आप लोग को, एक यहाँ पे होता है, जब हम लोग वस्तु को यहाँ पर रखते हैं यानी इसके मुख्य फोकस पे, लेंस के मुख्य फोकस पर, तो जिसका प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? एकदम समान आकार का बनता है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है नंबर 33 किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जो वस्तु होगा वह जो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यह इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस की फोकस दूरियाँ -5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः होगा। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है, कहा है कि फोकस दूरियाँ ना -5 सेंटीमीटर है। अब 15 को ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए केवल निगेटिव पे, कि किस लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है और किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है, एंड जो लेंस होगा वो कन्फर्म कौन सा होगा? अवतल होगा, और जो अवतल दर्पण होता है उसकी भी फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है, एंड जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा। यानी अगर -5 सेंटीमीटर दिया है तो दर्पण भी क्या होगा? अवतल ही होगा, और लेंस भी क्या होगा? अवतल होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो प्रकाश के नियम के दो ही होते हैं, इसमें एक क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आएंगे जो उसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितना होता है? तो 2 होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो जो प्रकाश की किरण होती है क्या होती है? सीधे रेखा में गमन करती है, और जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए मतलब ये हुआ ना कि मान लीजिए लाइट है, ठीक है, जो इसका पीछे वाला होता है ना हिस्सा, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। इसका बना होता है
यह अवतल का बना होता है। तो यहाँ पे अब जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या के। देखिए यह बराबर होता है, यह बराबर r/2। तो कह रहा है कि उसकी फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की तो आधी ना होगी, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, यानी क्या होती है, आधी होती है। जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे कहते हैं, इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल से सघन में जाती है, अभी वही बात बोले आप लोगों को पीछे कि जब जाएगी विरल से सघन तो क्या होगी, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे से क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, यानी अगर ऐसे हो और सीधे ऐसे पड़े तब क्या होती है वह, तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, यानी सीधे निकल जाएगी। जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, एंड जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो यह ऑप्शन दिया चाल के प्रकाश चाल में परिवर्तन के कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण क्या होता है, तो अपवर्तन होता है। आगे से क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन चलिए, कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। देखिए मान लीजिए कि यह सतह है, यह इसका अभिलंब है। ठीक है, ऊपर मान लीजिए कि सघन माध्यम है और नीचे मान लीजिए विरल माध्यम है। तो जब सघन से आती है विरल में तो यह अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से इसको हम दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, अभिलंब से दूर हो गई। तो यह जो कोण है और यह जो कोण है, तो इन दोनों कोण में क्या संबंध होगा। तो अब पहला ऑप्शन दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर तो होगा नहीं। आगे दिए आपने कोण बड़ा होगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट होगा। अपवर्तन कोण क्या होता है, बड़ा, यही इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, यही क्या है, बड़ा है। जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट आंसर होगा। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तन सतह से बाहर गुजरती है तो मुड़ जाती है। देखिए ऑप्शन दिया है प्रिज्म के शीर्ष की ओर, यानी मतलब सिंपल क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लीजिए प्रिज्म है, और अगर प्रकाश यहाँ से पास करे तो कहाँ से होकर जाएगी, तो पता है आपको क्या होगी, वह आधार की ओर मुड़ती है ना। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा, यानी क्या होती है, आधार की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यह इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देख लिए। यह प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन था। अगर आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए।